हेलो नमस्कार दोस्त। 15 अगस्त 1947 एक तारीख जो आजादी की खुशी भी लाती है और सबसे बड़ा दर्द भी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी दिन इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी भी हुई। करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित यानी रिफ्यूजी, 15 से 20 लाख मौतें, हजारों गांव जला दिए गए। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें पूरी सच्चाई बताई गई थी या फिर आजादी के साथ कुछ फाइलें भी बंद कर दी गई? क्या यह सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1947 फाइल्स की, यानी वो सीक्रेट फाइल्स, रिपोर्ट्स और फैसले जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे को जन्म दिया। 1947 का बंटवारा इतिहास की किताबों में एक तारीख है, लेकिन जिन लोगों ने जिया उनके लिए यह जिंदगी भर का जख्म था। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं थी, यह उन लोगों की कहानी थी जिनसे कभी पूछा नहीं गया। बाउंड्री खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, लेकिन यह नहीं सोचा गया कि रेखाओं के बीच इंसान भी रहते हैं। फैसले लिए गए बंद कमरों में और कीमत चुकाई गई खुले रास्तों पर। माइग्रेशन कोई चॉइस नहीं था, यह मजबूरी थी। हिंसा कोई एक्सीडेंट नहीं थी, यह चेतावनियों को नजरअंदाज करने का नतीजा था। और जो सबसे दर्दनाक सच है, सबको पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी जल्दी को इंसानियत से ऊपर रखा गया। देश बन गए, झंडे लहरा दिए गए, लेकिन घर टूट गए, परिवार बिखर गए और भरोसा हमेशा के लिए घायल हो गया। और आज जब हम 1947 को याद करते हैं तो सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, सवाल यह है, क्या हमने उससे कुछ सीखा? क्योंकि अगर रेखाएं आज भी नफरत खींच रही है तो शायद बंटवारा अब भी पूरा नहीं हुआ। 1947 ने हमें आजादी दी, लेकिन यह भी सिखाया कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला पीढ़ियों तक खून बहा सकता है। इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखना जरूर जा सकता है। 1947 तक आते आते ब्रिटिश सरकार जान चुकी थी कि भारत को 11 दिन कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन समस्या सिर्फ आजादी नहीं थी, समस्या थी पावर ट्रांसफर की। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटेन सरकार, तीनों के अपने अपने एजेंडे थे। ब्रिटेन चाहता था कम से कम समय में कम से कम नुकसान के साथ भारत छोड़ना, और यहीं से शुरू होती है जल्दबाजी, सीक्रेट और गलत फैसलों की कहानी। 1947 फाइल्स कोई एक फाइल नहीं थी, यह है ब्रिटिश कैबिनेट पेपर्स, गवर्नर जनरल की रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इनपुट्स, रेड क्लिफ अवार्ड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। इनमें से कई फाइलें दशकों तक सीक्रेट रखी गई। सवाल यह है, अगर सब कुछ इतना साफ था तो फाइलें छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम 1947 फाइल्स की बात करते हैं तो सबसे अहम हिस्सा होता है ब्रिटिश कैबिनेट रिकॉर्ड्स। ये वो सीक्रेट फाइल्स थे जो ब्रिटेन सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर तैयार किए गए। ब्रिटिश कैबिनेट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हिंसा की आशंका पहले से थी। पंजाब और बंगाल में हालत तेजी से बिगड़ रहे थे। प्रशासन के पास पूरा कंट्रोल नहीं था, यानी सरकार को पता था कि बंटवारा पीसफुल नहीं होगा। फिर भी इतनी जल्दी क्यों? रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर था, सेना बनाए रखने की हालत में नहीं था। कैबिनेट का फोकस था लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा जल्दी से पावर ट्रांसफर। इसी वजह से जून 1948 की तारीख बदल दी गई और 15 अगस्त 1947 तय कर दी गई। कैबिनेट रिकॉर्ड्स के अनुसार अतिरिक्त सेना भेजने पर गंभीरता से काम नहीं हुआ। यह मान लिया गया कि लोकल अथॉरिटी संभाल लेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई यह थी, लोकल प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका था। इन रिकॉर्ड से यह भी साफ होता है कि ब्रिटिश सरकार
भविष्य की हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। इसलिए सीमा तय करने का काम रेडक्लिफ को सौंपा गया और अंतिम फैसलों से ब्रिटिश कैबिनेट ने दूरी बनाए रखी। लॉर्ड माउंटबेटन की रिपोर्ट्स। माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय थे और आजादी व बंटवारे की पूरी प्रक्रिया उन्हीं की निगरानी में हुई। माउंटबेटन की रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। पंजाब और बंगाल में दंगों का खतरा साफ दिख रहा था। सत्ता हस्तांतरण में देर होने पर गृह युद्ध का डर था, यानी सरकार जानती थी कि हालात विस्फोटक है। शुरुआती योजना थी जून 1948 तक पावर ट्रांसफर की, लेकिन माउंटबेटन की रिपोर्ट्स में लिखा है कि ब्रिटिश सेना भारत में ज्यादा समय तक रुक नहीं सकती थी। प्रशासन कमजोर पड़ रहा था। देरी का मतलब और ज्यादा हिंसा। इसलिए 15 अगस्त 1947 नई तारीख तय की गई। रेडक्लिफ लाइन से जुड़ा जिक्र माउंटबेटन की रिपोर्ट्स में। रेडक्लिफ लाइन को लेकर भी बातें हुई। सीमा तय करने का काम जानबूझकर तेज किया गया। यह माना गया कि परफेक्ट बाउंड्री पॉसिबल नहीं है, यानी सरकार ने पहले से स्वीकार कर लिया था कि नुकसान होगा। रिपोर्ट्स दिखाती है कि सेना भेजने पर चर्चा तो हुई, लेकिन निर्णायक आदेश नहीं दिए गए। जिम्मेदारी आने वाली सरकारों पर जोड़ दी गई। इसका नतीजा प्रशासनिक वेकम और हिंसा। सर सिरिल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश वकील, जिसका भारत से पहले कोई लेना देना नहीं था। ना उसने कभी भारत देखा था, ना भारत की भाषा समझता था, ना भारत के इतिहास और समाज की गहरी जानकारी थी। फिर भी उसे सौंप दिया गया भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने का काम। रेडक्लिफ को दिया गया समय सिर्फ 5 हफ्ते। सिर्फ 5 हफ्ते उसके सामने थी। पंजाब, बंगाल, करोड़ों लोगों की किस्मत। इतिहास में शायद ही कभी इतने कम समय में इतना बड़ा फैसला लिया गया हो। नक्शे, आंकड़े और दबाव रेडक्लिफ के पास। उनके पास थे पुराने जनगणना के आंकड़े, अधूरे नक्शे, ब्रिटिश अफसरों की रिपोर्ट। लेकिन समस्या थी, जमीनी हकीकत अलग थी। धार्मिक आबादी मिलीजुली थी और ऊपर से कांग्रेस का दबाव, मुस्लिम लीग का दबाव, ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी। जब सीमा इंसानों से बड़ी हो गई, रेडक्लिफ लाइन खींची गई, लेकिन इंसानों को नहीं दिखाया गया। गांव आधे कट गए, खेत पाकिस्तान में, किसान भारत में। रेल लाइनें दुश्मन बन गई। सबसे चौंकाने वाली बात, रेडक्लिफ अवार्ड आजादी के 2 दिन बाद घोषित हुआ। लोग नहीं जानते थे वे किस देश में है, किस और भागे, किस से बचे, और इसी भ्रम में हिंसा फूट पड़ी। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सर सिरिल रेडक्लिफ दोषी था, या फिर एक ऐसा आदमी जिसे जानबूझकर असंभव काम सौंपा गया ताकि असली जिम्मेदारी कोई न ले। रेडक्लिफ खुद इस फैसले से इतना परेशान था कि उसने अपनी फीस नहीं ली, कभी भारत या पाकिस्तान वापस नहीं आया। 1947 में हिंसा अचानक नहीं फूटी थी। उससे पहले खुफिया चेतावनी आ चुकी थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस, इंडियन सिविल सर्विसेज और मिलिट्री इंटेलिजेंस, तीनों ने स्पष्ट शब्दों में चेताया था। अलर्ट में कहा गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में लिखा था, पंजाब और बंगाल में मास वायलेंट इमिनेंट है। ट्रेनें आसान निशाना बन सकती है। गांव-गांव खाली होने की आशंका है। अगर सीमा की घोषणा अचानक हुई तो लाखों लोग एक साथ पलायन करेंगे। यानी प्रशासन को पता था कि क्या होने वाला है। फिर भी रेडक्लिफ लाइन छुपाई गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, रेडक्लिफ लाइन 15 अगस्त के बाद घोषित की गई। जब तक लोगों को पता चलता वे किस देश में है, तब तक हिंसा शुरू हो चुकी थी। इंटेलिजेंस अलर्ट ने कहा था, डिलेट विल क्रिएट chaos। फिर भी डिले किया गया। माउंटबेटन को यह अलर्ट भेजे गए थे। उनकी रिपोर्ट्स में माना गया सेना पर्याप्त नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल होगा। फिर भी एग्जिट फास्ट वाज गिवन प्रायोरिटी। इंटेलिजेंस ने सुझाव दिया, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में अतिरिक्त फोर्स, बॉर्डर जोन्स में टेम्पररी कंट्रोल। लेकिन ब्रिटिश सेना विड्रॉ कर रही थी। आदेश आधे अधूरे थे। जिम्मेदारी
ट्रांजिशन में खो गई। नतीजा एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम। नतीजा यह हुआ जो इंटेलिजेंस अलर्ट्स में लिखा गया था वही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन की मुलाकात। दिल्ली के बंद कमरों में इतिहास लिखा जा रहा था। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, एक यूनाइटेड इंडिया का सपना, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, एक अलग देश की जिद, और बीच में लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी प्रतिनिधि। माउंटबेटन की डायरीज बताती है यह बैठकें औपचारिक नहीं थी, तनाव से भरी हुई थी। नेहरू सेंट्रलाइज स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहते थे, जिन्हा मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट पाकिस्तान की गारंटी। माउंटबेटन समझ चुके थे समझौता लगभग नामुमकिन है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात साफ थी, मुस्लिम विल नॉट बी सेफ इन कांग्रेस डोमिनेट इंडिया। उनका डर था राजनीतिक हत्याकरण, भविष्य में अधिकारों का नुकसान। माउंटबेटन की रिपोर्ट्स में दर्ज है जिन्ना अब पार्टीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो नेहरू का पक्ष क्या था? नेहरू ने कहा भारत को वीक फेडरेशन नहीं बनाया जा सकता और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई तो देश टूट जाएगा। माउंटबेटन को लगा नेहरू की लाइन ज्यादा प्रैक्टिकल है लेकिन पॉलिटिकल रिस्क। इन बैठकों के बाद माउंटबेटन एक निष्कर्ष पर पहुंचे, इफ वी वेट वायलेंस विल एक्सप्लोड। उनके स्ट्रेटेजी थी जल्दी फैसला, जल्दी पावर ट्रांसफर, और अगर जरूरी हो पार्टीशन। माउंटबेटन की फाइलों में एक चिलिंग ऑब्जर्वेशन है, नाइदर साइड फुली अंडरस्टूड द स्केल ऑफ ह्यूमन कॉस्ट। यानी नेताओं की बहस राजनीतिक थी लेकिन कीमत आम लोग चुकाने वाले थे। 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह रणनीति, सत्ता और भविष्य का खेल था। और इस खेल का सबसे विवादित मोहरा गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर पंजाब का वह जिला था जो सीधे जोड़ता था भारत को कश्मीर से। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को चला जाता तो भारत के पास कश्मीर तक पहुंचने का कोई जमीनी रास्ता नहीं बचता। यानी कश्मीर का भविष्य यही तय होना था। 1941 की जनगणना के अनुसार गुरदासपुर जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 50% से ज्यादा थी, खासकर सकरगढ़, बटाला, गुरदासपुर। इस आधार पर जिला पाकिस्तान को जाना तर्कसंगत माना जा रहा था। साइरिल रेडक्लिफ ने जो रेखा खींची, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला, इन इलाकों को भारत में शामिल कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई गुरदासपुर कंट्रोवर्सी। पाकिस्तान का दावा था, रेडक्लिफ पर माउंटबेटन का दबाव था ताकि भारत को कश्मीर तक रास्ता मिल सके। कुछ आरोपों में कहा गया नक्शे में आखिरी समय पर बदलाव किया गया, हालांकि इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। 1947 में सवाल सिर्फ यह नहीं था देश बटेगा या नहीं, एक और बड़ा सवाल था, अगर बटेगा तो नए देश का नाम क्या होगा। भारत के नाम पर बहस जब आजादी तय हुई, इंडिया नाम पहले से अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता था। यह नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ब्रिटिश दस्तावेजों में मौजूद था। नेहरू और कांग्रेस का रुख साफ था, इंडिया विल रिमेन इंडिया। भारत को किसी नए नाम की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान कोई अचानक रखा गया नाम नहीं था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने यह नाम प्रस्तावित किया था, जो कि P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध और तान यानी बलूचिस्तान। यानी यह नाम एक राजनीतिक मांग का प्रतीक था। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए नाम सिर्फ पहचान नहीं था, यह एक सिक्योर मुस्लिम होमलैंड का दावा था। उनका मानना था बिना अलग नाम अलग पहचान नहीं बनेगी। और एक अहम बात, पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक शुरुआत में नहीं था। 1947 में कोई स्थायी संविधान नहीं, देश खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम 1956 में अपनाया गया। 1947 का बंटवारा नक्शों पर एक रेखा था
लेकिन जमीन पर करोड़ों पैरों की मजबूरी। इतिहास इसे कहता है माइग्रेशन, लेकिन सच यह है, यह भागने की कहानी थी। जैसे ही पार्टीशन की घोषणा हुई, रेड क्लिफ लाइन की चर्चा फैली, हिंसा भड़कने लगी। अब लोगों को समझ आ गया, अब यह सवाल नहीं रहा कि किस देश में रहना है, बल्कि यह माना गया कि जिंदा कैसे रहना है। करीब 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। हिंदू और सिख भारत की तरफ भागे, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ। यह दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन था। सबसे भयावह तस्वीर थी ट्रेन, लोग ठसाठस भरे, रास्ते में हमले, कई ट्रेनें मंजिल तक पहुंची सिर्फ लाशों के साथ। रेलवे पलायन का रास्ता भी था और कब्रिस्तान का। जिनके पास ट्रेनें नहीं थी वे पैदल चले, बैलगाड़ी, ऊंट जो मिला। बूढ़े रास्ते में गिरे, बच्चे भूख और बीमारी से मर गए। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार। माइग्रेशन सफर नहीं था, यह सर्वाइवल टेस्ट था। जो बच गए वो पहुंचे अस्थायी रिफ्यूजी कैंप्स। न पक्का घर, न पर्याप्त खाना, न दवा। लोग सिर्फ बेघर नहीं हुए, वे बेबस हो गए। अगर आपको लगता है कि 1947 की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि 1947 फाइल्स पूरी तरह पब्लिक होनी चाहिए।